डॉक्टर कार्तिक बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि कार्तिक अभी अभी अपनी भाभी का ऑपरेशन करके ओटी से बाहर निकला था और वो अपने कमरे में लौट आया था। दरवाजे पर उसके भैया खड़े थे। उनकी सफ़ेद हुई जा रही आंखों को देखकर भी कार्तिक उन्हें ढांढस नहीं बंधा सका था। कार्तिक अपने भैया के कंधे पर हाथ रखने का हल्का सा प्रयास करके ही रह गया था, क्योंकि वो डर रहा था कि क्या पता भैया कहीं नाराज हो जाएं। टेबल लैंप की रोशनी बुझाकर कार्तिक को आराम कुर्सी पर बैठना बहुत ही अच्छा लगा था। वो सोच रहा था कि अगर भाभी को कुछ हो गया और वो ना बच सकी तो भैया जरूर उसे ही हत्यारा कहेंगे। भैया यही कहेंगे कि कार्तिक ने उनसे बदला लिया है। भैया ऐसा ना सोचे, वो ये मान नहीं सकता। उन्होंने पहले दूसरे डॉक्टर को भाभी के ऑपरेशन के लिए बुलाया था, लेकिन वो डॉक्टर अचानक दिल्ली चले गए थे। इसके बाद भैया ने डॉक्टर राज को बुलाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन जब वे भी नहीं मिले तो अंत में मजबूर होकर उन्होंने डॉक्टर कार्तिक को ही स्वीकार कर लिया था। ऑपरेशन टेबल पर लेटने से पहले भाभी आंखों में आंसू लिए भैया से मिल चुकी थी, मानो ये उनका अंतिम मिलन हो। उसने भाभी को बार बार ढांढस दिलाया था, भाभी आपका ऑपरेशन जरूर सफल होगा। किंतु भीतर ही भीतर भाभी उसका विश्वास नहीं कर सकी थी, और भैया भी कैसे उस पर विश्वास कर लेते। वे तो आजीवन भाभी के दिखाए रास्ते पर ही चलते रहे हैं। डॉक्टर कार्तिक जानता है कि आज से 30 वर्ष पहले जहर का जो पौधा भाभी के मन में उगाया था, उसे वो स्नेह की पैनी से पैनी कुल्हाड़ी से भी नहीं काट सकता। वो ये सोचकर संतुष्ट रह गया था कि संसार की कई चीज़ों को इंसान चाहकर भी समाप्त करने में असमर्थ रहता है। जहर के इस पौधे का बीजारोपण भाभी के मन में उनकी शादी के समय हुआ था। तब कार्तिक 10 वर्ष का रहा होगा। भैया की बारात बड़ी धूमधाम से नरसिंहपुर के लिए रवाना हुई थी। उसे अपना दूल्हा बने भैया के साथ घोड़े पर बैठने में बड़ा आनंद आ रहा था। कार्तिक आने वाली भाभी के प्रति सोच सोच कर उसका बालक मन हवा से बातें कर रहा था। माँ कहा करती थी, कार्तिक तेरी भाभी आ जाएगी तो तू रिया का मुकाबला करने के काबिल हो जाएगा। यदि रिया तुझे अंग्रेजी में चिढ़ाएगी तो तू भी भाभी से सारे अर्थ समझकर उसे जवाब दे देना। कार्तिक यही सोच रहा था कि भाभी यदि उसका पक्ष लेंगी तो बेचारी रिया अकेली पड़ जाएगी। उसके बाद मेरे मन को बेचारी रिया पर रह रहकर तरस आ रहा था। कार्तिक अपने भैया का ब्याह देखने के लिए रात भर जागा था और घूंघट ओढ़े भाभी को लगातार देखता ही रहा था। सुबह बारात के लौटने की तैयारी होने लगी थी। विवाह के अवसर पर नरसिंहपुर के लोगों ने सप्रेम भेंट के नाम पर वर वधू को बर्तन, रुपए और अन्य कई किस्मों की भेंटें दी थी। बर्तन और अन्य उपहार तो भाभी के पिताजी ने दे दिए थे, किंतु रुपयों के मामले में वे भी अड़ गए थे, और इस बात को कार्तिक के पिता ने भी ज़्यादा ही तूल दे दिया था। भाभी के पिताजी का कहना था कि वे रुपए लड़की के पिता के होते हैं, जबकि कार्तिक के पिताजी कह रहे थे कि ये भी लोगों द्वारा वर वधू को दिया गया एक उपहार है, इसीलिए लड़की के पिता को इस पर अपनी निगाह नहीं रखनी चाहिए। बात बढ़ गई थी और मामला सार्वजनिक हो गया था, इसीलिए तुरंत ही पंचायत बैठाई गई। पंचायत में फैसला हुआ कि ये रुपए वर वधू के खाते में ही जाएंगे। इस फैसले से भाभी के पिता मन ही मन में सुलग उठे थे। उस समय तो वे मौन रह गए थे, किंतु बाद में इसका बदला निकालने का उन्होंने प्रण कर लिया। उनकी बेटी ससुराल से पहली बार 4 दिनों के लिए मायके आई थी,
तो उन्होंने बेटी के सामने रोते हुए कहा था, बेटा, तेरे ससुर ने जिस दिन से मेरा अपमान किया है, मैं मन ही मन राख हुआ जा रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा भी सुकून नहीं मिल रहा। रह रहकर मुझे तेरे ससुर द्वारा किया गया अपमान याद आता है। भाभी ने अपने पिता को सांत्वना देते हुए कहा था, पिताजी, आप रोना धोना छोड़िए। मैं प्रण करती हूँ कि आपके अपमान का बदला ऐसे लूँगी कि ससुर साहब का घर उजड़कर धूल में मिल जाएगा। ससुर जी को मैं बहुत ही कठोर सजा दूंगी पिताजी। इसके पश्चात भाभी ने ससुराल आते ही किसी उपन्यास की खलनायिका की तरह शतरंज की बिसात बिछाकर खेलना शुरू कर दिया। चाले चलने वाली वे अकेले ही थी। सबसे पहले उन्होंने राजा मतलब मेरे भैया को अपने वश में किया। भैया के प्रति असाधारण प्रेम की ऐसी गंगा उन्होंने बहाई कि भैया उन्हीं को ही सब कुछ समझने लगे। भैया ने पारिवारिक कर्तव्यों की उपेक्षा करना शुरू कर दिया था। कार्तिक को अच्छी तरह याद है कि एक बार वो मोहल्ले के बच्चों के साथ गुल्ली डंडा खेल रहा था। गुल्ली अचानक भाभी के कमरे में घुस गई थी। वो गुल्ली उठाने तेजी से लपका। रास्ते में खिड़की थी। उसने अंदर कमरे में निगाह डाली तो उसने देखा भाभी एक चाबी से माथे पर घाव कर रही थी। जब वो दरवाजे से होकर अंदर गया तो उसने देखा कि भाभी सिर दबाए बैठी हुई थी। उसने बड़ी कोमलता से पूछा, क्या हुआ भाभी, आपको चोट कैसे लग गई? तब वे मुस्कुराकर बोली थी, कुछ नहीं। कार्तिक गुल्ली उठाकर वापस चला गया था, लेकिन शाम को सबके सामने भैया ने कार्तिक को चाटे लगाते हुए कहा था, बेशर्म, गुल्ली से भाभी के माथे पर घाव कर दिया और उनसे पूछा तक नहीं। भाभी के इस ड्रामे पर तो कार्तिक सन्न रह गया था। उसके पैरों तले से तो जमीन ही खिसक गई थी। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि भाभी कुछ ऐसा भी कर सकती हैं। उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकली थी। निकलती भी कैसे? उम्र में बड़ी और आदर करने योग्य भाभी की शिकायत भैया से करके उसे और ज़्यादा थोड़े पिटना था। भैया घर के सभी लोगों पर नाराज हो रहे थे कि उनकी पत्नी से कोई भी सहानुभूति नहीं रखता। हर कोई उसे परेशान करता है। सभी लोग चुपचाप भैया की बातें सुन रहे थे। किसी ने भी भैया से एक शब्द नहीं कहा था। इसके बाद भैया ने पिताजी, माँ और भाई बहनों से बात करना छोड़ दिया था। वे अधिकांश समय भाभी के कमरे में ही गुजारते थे। इसके बाद एक सुबह की बात है। भैया को सुबह जल्दी जाना था। भाभी भैया के लिए नाश्ता तैयार करने के लिए चौके में आई थी। चौके में सभी सदस्य बैठे हुए थे। सभी लोगों को चाय का इंतजार था। कार्तिक रो रहा था कि उसे जल्दी चाय चाहिए। माँ उसे समझा रही थी, बेटा, चाय का पानी चूल्हे पर रखा है, अभी 2 मिनट में उबल जाएगा और चाय बन जाएगी, बस थोड़ी देर और रुक जा। उसी समय भाभी ने चूल्हे से चाय उतारकर नाश्ते की कढ़ाई चढ़ा दी। माँ ने कार्तिक के आंसू देखते हुए कहा, बहू, चाय तो अभी 2 मिनट में बन जाएगी, जरा ठहर जाओ ना। कार्तिक चाय के लिए रो रहा है। इतनी सी बात पर भाभी ने चूल्हे पर रखी कढ़ाई को चूल्हे से उतारकर फेंक दिया और वो अपना सिर पकड़कर नीचे बैठ गईं और जोर से बोली, मैं अभी आत्महत्या कर लेती हूँ। तुम सब लोग मुझसे और मेरे पति से जलते हो ना, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप लोग चाहते ही नहीं कि हम दोनों खुश रहें। इतना सुनकर भैया दौड़े दौड़े आए और भाभी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गए। वे भी चीखने लगे, करुणा, तुम इन जंगलियों के बीच में मत बैठा करो। अब से खाना अपने कमरे में ही बनेगा। ये अनपढ़ लोग तुम्हारी कद्र करना क्या जाने। भैया के आग्रह पर 4-5 दिनों बाद ही घर के बीच में दीवार उठा दी गई।
सारा सामान आधा आधा बांट लिया गया। इस बंटवारे से पिताजी को बहुत बड़ा धक्का लगा था। वे बीमार रहने लगे थे। उन्होंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था। भैया केंद्र सरकार की ऊंची नौकरी में थे। अच्छा खासा वेतन उन्हें मिलता था। कार्तिक को याद नहीं है कि विवाह के बाद भैया ने 1 रुपया भी कभी पिताजी या फिर माँ की हथेली पर रखा हो। पिताजी को इस बात की चिंता भी नहीं थी। पुरानी संपत्ति काफ़ी थी, घर का खर्चा चल जाता था। एक दिन भाभी के गांव से कुछ लोग आए थे। उस समय गर्मी के दिन थे। कार्तिक और घर के सभी लोग बाहर आंगन में सो रहे थे। अचानक माँ आग आग चिल्लाईं। सभी लोग शोर की वजह से जाग गए। देखा तो घर जल रहा था। पड़ोसियों ने पानी डाला, दमकल विभाग की गाड़ियां आईं। किसी तरह आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक घर का सारा कीमती सामान जलकर राख हो गया था। घर के नाम पर सिर्फ अब खंडहर बचा था। भैया के हिस्से वाले घर को अधिक क्षति नहीं पहुंची थी। पिताजी ने कमचियों की दीवार लगाकर किसी तरह घर को ठीक किया था। माँ रोती रहीं। माँ का विश्वास था कि ये करतूत भाभी के गांव से आए लोगों की थी। पिताजी ने माँ को उस वक्त खामोश कर दिया था। बिना प्रमाण के इस तरह की बातें करना अच्छा नहीं होता। साहूकारी में लगा रुपया किसी तरह एकत्र करके पिताजी ने कार्तिक की दोनों बहनों का विवाह निपटाया था। उस समय कार्तिक 10वीं कक्षा का विद्यार्थी था। माँ को गठियावत हो गया था। वे बिस्तर से चिपक गई थी, बिल्कुल भी चल नहीं पाती थी। पिताजी माँ की सेवा करते रहे, मगर सेवा कहाँ तक करते। दवा के लिए तो पैसे ही नहीं थे। कार्तिक की स्कूल की फीस तक जुटाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इसीलिए पिताजी ने, जो अब अशक्त और बूढ़े हो गए थे, एक जगह चौकीदारी की नौकरी कर ली थी। भाभी को उन लोगों पर बड़ा तरस आया था। वे कहने लगी, कार्तिक हमारे यहाँ खाना खा लिया करेगा। माँ के बहुत कहने पर कार्तिक तैयार हो गया था भाभी के यहाँ खाना खाने के लिए। वो पहले दिन भाभी के घर खाने को गया तो भाभी ने उसकी थाली में जरा सी खिचड़ी डाली और स्वयं पड़ोसी के यहाँ गप्पे लड़ाने चली गई। उस दिन वो बेचारा भूखा ही रह गया था। कार्तिक ने निश्चय कर लिया था कि अब वो भाभी के घर खाना खाने नहीं जाएगा। इसका परिणाम ये निकला कि भाभी ने सारे मोहल्ले में कार्तिक को अकड़बाज की उपाधि दिलाने का प्रयास किया। माँ कई दिनों तक बीमार पड़ी रही और एक दिन चल बसी। कार्तिक रोता रह गया। उसके आंसू पोंछने वाला कोई भी नहीं था। पिताजी का अशक्त शरीर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और वे भी बीमार रहने लगे। अचानक एक दिन उन्हें लकवा मार गया। कार्तिक की पढ़ाई छूट गई। वो पिताजी की दिन रात सेवा करने में जुट गया। पिताजी कुछ ठीक हुए तो कार्तिक ने पास की एक फैक्ट्री में मजदूरी करना शुरू कर दिया। लकवे के 1 वर्ष पश्चात पिताजी को हिस्टीरिया हो गया और उसी बीमारी के दौरान पिताजी भी चल बसे। कार्तिक के चारों ओर विपत्तियां ही विपत्तियां थीं और विपत्तियों में भैया भाभी का भयानक चेहरा उसके कोमल हृदय पर पीड़ाओं का अंबार लगा देता। कार्तिक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। तभी कार्तिक ने शहर छोड़ देना ही उचित समझा। एक दिन वो चुपके से मुंबई की ओर प्रस्थान कर गया। वहाँ कुछ हमदर्द लोगों ने उसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए कुछ बच्चे दिला दिए। कार्तिक ने ट्यूशन करते हुए अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। प्रथम श्रेणी में पास होने की वजह से उसे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया और उसे स्कॉलरशिप भी मिलती थी। इसी तरह कार्तिक मेहनत करता रहा और फिर एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। अब कार्तिक डॉक्टर बन गया। दिन गुजरते रहे, कार्तिक ने विवाह नहीं किया। वो डॉक्टर से सर्जन बन गया।
और फिर एक दिन उसका तबादला नागपुर हो गया, यानी वो फिर से अपने शहर में आ गया। कार्तिक ने भैया व भाभी से फिर से संबंध जोड़ने के प्रयास किए थे, किंतु वो असफल रहा था। भाभी घायल नागिन की तरह उससे अभी भी चिढ़ी हुई थी। उन्हें दुख था तो ये कि उन्होंने जिस परिवार को उजाड़ने का प्रण लिया था, उसी परिवार का एक सदस्य पनपने लगा था। कार्तिक को भाभी के इस प्रण की भनक लग गई थी, किंतु इससे उसे कोई दुख नहीं हुआ। उसके चेहरे पर हमेशा चेरी के फूल सी हंसी थिरकती रहती थी। उसने सोच रखा था कि भाभी के मन में उगे जहर के पौधे को वो एक दिन जरूर धराशाही कर देगा। कार्तिक को संयोग से मौका मिल भी गया था। भाभी के पेट में एक बड़ा फोड़ा हो गया था। उस फोड़े को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन करना जरूरी था। ये संयोग की ही बात थी कि वो ऑपरेशन कार्तिक को ही करना पड़ा। वो जानता था कि यदि ऑपरेशन असफल रहा तो भैया जरूर उस पर हत्या का आरोप लगा देंगे। वो अपने कमरे में बैठा इसी बात को बार बार सोच रहा था। उसी वक्त कार्तिक के सहायक डॉक्टर राम ने कमरे में प्रवेश किया। हेलो सर, करुणा जी अब खतरे से बाहर हैं, राम ने टेबल लैंप की रोशनी करते हुए कहा। थैंक यू डॉक्टर, आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है, कार्तिक ने कहा। लेकिन आगे भी मरीज की देखभाल बहुत सावधानी से होनी चाहिए। ऐसा ही होगा सर, डॉक्टर राम ने कहा। करुणा जी के पास एक और नर्स की ड्यूटी लगा दी जाए, कार्तिक ने आदेश दिया। अच्छा सर, डॉक्टर राम बोले। एक सप्ताह में कार्तिक की भाभी का स्वास्थ्य ठीक हो गया। हालांकि अभी ऑपरेशन के टाके कच्चे थे, लेकिन उनके शरीर में कुछ शक्ति आ गई थी। कार्तिक भाभी से मिलने के लिए रोज जाता था। वो उन्हें गुलाब का एक फूल रोज भेंट करता था। 1 महीने बाद भाभी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। कार्तिक भैया भाभी को टैक्सी तक छोड़ने गया। सारी राह भैया अस्पताल की चर्चा करते रहे। भाभी कुछ शर्माई सी चुप चुप रही। भाभी बार बार कार्तिक को बुलाने का प्रयास करती, किंतु उसकी भोली सूरत और मुस्कुराता चेहरा सामने आ जाता। वे सोचती, आखिर बेचारे ने मांगा भी क्या, सिर्फ एक गुलाब का फूल। आखिर भाभी से रहा नहीं गया। उन्होंने अपने बाग में से ढेर सारे गुलाब के फूल तोड़े और अपने पति के पास गईं। जरा सुनिए, आज के भोज में सारे मोहल्ले के लोग शामिल हैं। यदि कार्तिक को भी अस्पताल से बुला लें तो कैसा रहेगा, वरना लोग बाद में क्या कहेंगे। हाँ, कहती तो सही हो, भैया बोले। अभी बुलवा लेता हूँ उसे। एक आदमी दौड़ा दौड़ा अस्पताल गया कार्तिक को बुलाने, लेकिन कार्तिक नहीं आ सका। वो किसी दूसरे मरीज का जीवन बचाने में पिछली रात से ही उलझा हुआ था। कार्तिक ने संदेश भेज दिया कि वो 1 घंटे बाद आ जाएगा, किंतु मरीज की दशा में सुधार न हो पाने के कारण कार्तिक अपने वादे के मुताबिक भोज में नहीं पहुंच सका। भाभी द्वारा तोड़े गए गुलाब जब मुरझाने लगे तो भाभी ने खुद अस्पताल जाने का निश्चय कर लिया। भोज में पधारे सारे मेहमान रवाना हो गए। तब भाभी ने कार्तिक के लिए टिफिन तैयार किया और गुलाब का फूल लेकर भैया के अस्पताल की ओर रवाना हो गए। अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि कार्तिक एक वार्ड में पलंग पर आराम कर रहा है। उसने मरीज को अपना स्वयं का खून दिया था, क्योंकि तुरंत कोई व्यवस्था नहीं हो पाई थी और मरीज की जान बचाना अति आवश्यक था। भाभी को जब ये जानकारी मिली कि कार्तिक ने एक गरीब रोगी को अपना खून दिया है, तो उसके मन में अचानक ही कार्तिक के लिए बहुत प्यार उमड़ आया। भाभी के मन में वर्षों से नफरत की जो ऊंची दीवार अपना सिर उठाए खड़ी थी, एक झटके में ही भरभरा कर गिर पड़ी। उसके मुंह से निकल पड़ा, कार्तिक वास्तव में एक सच्चा इंसान है। भाभी के मुंह से निकली इस हल्की सी प्रेमवाणी को
कार्तिक सुन नहीं सका। कार्तिक ने तो यही सुना। भाभी कह रही थी, कार्तिक, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया, लेकिन आश्चर्य है तुम इसके बाद भी भाभी की इज्जत करते हो। हाँ भाभी, परिवार रूपी मकान का निर्माण करने के लिए प्यार की एक एक ईंट को बड़ी मजबूती से जोड़ना पड़ता है। डॉक्टर होने के कारण मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी भाभी के मन में कहीं न कहीं स्नेह का स्रोत छिपा है। मुझे माफ़ कर दो कार्तिक। कहते हुए भावावेश में भाभी ने कार्तिक का हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। वे बोलीं, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है कार्तिक, मेरे कारण ही तुम्हें घर छोड़ना पड़ा। कोई बात नहीं भाभी, अगर मैं घर नहीं छोड़ता तो शायद कुछ कर गुजरने की लगन भी नहीं होती। मैं यहाँ का प्रसिद्ध डॉक्टर आपके कारण ही तो बना हूँ। कहते हुए कार्तिक ने अपने रुमाल से भाभी के आंसू पोंछ दिए। देवर भाभी का ये अपनापन देखकर भैया की आंखें भी खुशी से गीली हो गईं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।